ने गुलशन कुमार हत्याकांड के मोस्ट वांटेड नदीम को लेकर अंडरवर्ल्ड के जिस डॉन करीम लाला से इंदिरा गांधी के मेलजोल की बात की थी। समुद्र किनारे बसा मुंबई हर किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। हर कोई लाइफ में एक बार यहाँ जाने और मन्नत के बाहर फोटो क्लिक कराने का सपना जरूर देखता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि ये मुंबई जैसी आज है वैसी पहले बिल्कुल भी नहीं थी। एक टाइम था जब लोग यहाँ आने से तो क्या, इसके जिक्र से भी डर जाते थे। जी हाँ, ये खौफ किसी और का नहीं बल्कि मुंबई में फैले अंडरवर्ल्ड का था, जिसके नाम से कॉमन मैन ही नहीं बल्कि पूरा बॉलीवुड तक कांप उठता था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर अंडरवर्ल्ड का ये रैकेट इतना स्ट्रांग और पावरफुल था तो इसका खात्मा हुआ कैसे? क्या इसका रीजन हमारी पुलिस इंटेलिजेंस का स्ट्रांग होना था या फिर इसके पीछे छुपी थी कोई और वजह? अगर आप भी मुंबई से साफ हुए अंडरवर्ल्ड के पीछे का रीजन जानना चाहते हैं तो देखते रहिए ये खास और इंटरेस्टिंग वीडियो। वो कहते हैं ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और ऐसा ही कुछ हाल मुंबई का भी है। ये माया नगरी बाहर से जितनी चमकदार दिखती है, अंदर से इसकी गलियां उतनी ही भद्दी और काली हैं। एक टाइम था जब मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का सेकंड होम कहा जाता था। जी हाँ, ये बात उस टाइम की है जब हाजी मस्तान, वरदराजन मुदलियार और करीम लाला जैसे माफियाओं का मुंबई में सिक्का चलता था। इनके एक इशारे पर खून की नदियां तक बह जाती थी। दोस्तों, मुंबई से अंडरवर्ल्ड का खात्मा कैसे हुआ, ये जानने के लिए ये समझना काफी जरूरी है कि आखिर अंडरवर्ल्ड ने मुंबई में दस्तक कैसे और कब दी। हाउ मुंबई अंडरवर्ल्ड वॉज बॉर्न। ये बात 1950 की है जब मुंबई में शराब की सेल पूरी तरह से बैन कर दी गई थी। ये मेजर्स इतने स्ट्रिक्ट थे कि उस टाइम पर कफ सिरप को भी सिर्फ इसलिए बैन कर दिया गया था क्योंकि उसमें अल्कोहल की थोड़ी सी मात्रा थी। गवर्नमेंट के इस डिसीजन का अंजाम ये हुआ कि देखते ही देखते पूरी मुंबई में शराब की डिमांड बढ़ गई और इसके साथ ही शुरू हुई इसकी इलीगल सेल। छोटे नेताओं और गली छाप गुंडों ने घर में ही शराब की भट्टियां लगा डाली। वैसे शराब की इस इलीगल सेल में पुलिस का रोल भी सस्पिशियस रहा। कहते हैं कि पुलिस ने घूस लेकर इन इलीगल शराब की भट्टियों को सुलगने दिया और सुलगती शराब की इन भट्टियों के साथ ही शुरुआत हुई मुंबई में अंडरवर्ल्ड की। यानी जब शराब की स्मगलिंग बड़े स्केल पर होने लगी तो इसके साथ ही इसका धंधा कर रहे लोगों में दुश्मनी भी बढ़ने लगी। अपना रुतबा दिखाने और अपना सिक्का चलाने के लिए लड़ाइयां हुई और देखते ही देखते मुंबई कई बड़े गैंग्स में बट गई। फर्स्ट डॉन ऑफ अंडरवर्ल्ड। वैसे तो मुंबई में कई माफिया डॉन वजूद में आए, लेकिन एक नाम ऐसा भी है जिसने मुंबई अंडरवर्ल्ड को एक नई पहचान दिलाई, वो भी बिना गोली चलाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माफिया तस्कर हाजी मस्तान की, जो मुंबई का पहला अंडरवर्ल्ड डॉन था। किसान परिवार से ताल्लुक रखने की वजह से मस्तान ने शुरुआती दिनों में खूब गरीबी देखी। उसने स्टार्टिंग तो डॉग पर एक कुली के तौर पर की थी, लेकिन बाद में उसने कीमती सामानों की स्मगलिंग कर खूब पैसा कमाया और इस तरह वो अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन बन गया। समुद्र में उसका राज चलने लगा था। मस्तान जैसा बनना चाहता था वो उससे ज्यादा ही बन गया था। वो अमीर भी था और ताकतवर भी। उसे सफेद डिजाइनर सूट पहनने और मर्सिडीज की सवारी करने का बहुत शौक था। उसके हाथ में हमेशा विदेशी सिगरेट और सिगार दिखाई देते थे। खास बात यह है कि भले ही मस्तान मुंबई का पहला डॉन था, लेकिन अपने हेल्पिंग नेचर और बिना लड़ाई झगड़े की वजह से वो हमेशा लोगों के दिलों में बसा रहा। आप मस्तान की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि बॉलीवुड स्टार अजय देवगन वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में मस्तान का रोल प्ले कर चुके हैं। तो दोस्तों, इस तरह मस्तान के राइज के साथ ही अंडरवर्ल्ड ने मुंबई में एंट्री ली और यहाँ से हाजी मस्तान के अलावा करीम लाला, वरदराजन मुदलियार और यूसुफ पटेल का नाम भी सामने आया। ये सभी वो नाम हैं जो मुंबई को अपनी जागीर मानने लगे और खुद को यहाँ का डॉन। दोस्तों, इसके बाद माया नगरी में कई डॉन आए और गए। कई आपस में हुई लड़ाइयों में मरे तो कई पुलिस की गोलियों का शिकार हुए, जबकि कुछ डॉन नेचुरल डेथ में भी मरे। इसके बाद मुंबई पर राज करने वालों का नया दौर आया। इसे भी आप अंडरवर्ल्ड की इस आंधी का ही एक पार्ट कह सकते हैं। मुंबई पर राज करने की तमन्ना रखने वालों की लिस्ट में एक नाम दाऊद इब्राहिम का भी है, जो 1993 के मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के बाद न सिर्फ आतंक का दूसरा चेहरा बना बल्कि वो इंडिया के मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर भी है। लेकिन अफसोस, इसके बाद भी दाऊद न सिर्फ खुलेआम घूम रहा है बल्कि वो आज भी पाकिस्तान में बैठकर कई तरह की इलीगल रैकेट्स को इंडिया में ऑपरेट कर रहा है। दोस्तों, दाऊद इब्राहिम के अलावा छोटा शकील, रामा नायक, छोटा राजन, अरुण गवली, मन्या सुर्वे, माया डोलस वो दूसरे नाम हैं जिनका एक टाइम पर मुंबई अंडरवर्ल्ड में बोलबाला था। ये गैंगस्टर बिल्डर्स, बिजनेसमैन और फिल्म मेकर से वसूली मांग रहे थे और ऐसा नहीं करने पर उनका मर्डर। 12 अगस्त 1997 को मुंबई के एक मंदिर के बाहर गोलियां चलती हैं और देखते ही देखते टी सीरीज के ओनर गुलशन कुमार की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है।
गुलशन कुमार के मर्डर का रीजन ऑथर हुसैन जैदी ने अपनी किताब माय नेम इज अबू सलेम में भी बताया है। बुक में उन्होंने लिखा है कि डॉन अबू सलेम ने गुलशन कुमार से 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। गुलशन कुमार ने इसे देने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद सबक सिखाने के लिए गुलशन कुमार को मार दिया गया। हालांकि बाद में मुंबई पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद कहा था कि मर्डर के लिए माफियाओं के अलावा उनके कई करीबी मूवी स्टार्स भी जिम्मेदार थे। अब सच्चाई क्या है दोस्तों, ये कहना काफी मुश्किल है। आपको क्या लगता है, गुलशन कुमार की जान अपनों ने ही ली या अंडरवर्ल्ड ने? हमें कमेंट में जरूर बताएं। कम्युनलिज्म मेन रीजन ऑफ अंडरवर्ल्ड डाउनफॉल। दोस्तों, अंडरवर्ल्ड के डाउनफॉल का पहला रीजन कम्युनलिज्म को माना जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। 1990 से पहले अंडरवर्ल्ड कभी रिलीजियस ग्राउंड पर नहीं बटा था। हिंदू मुस्लिम लीडर्स के अंडर तो मुस्लिम हिंदू लीडर्स के अंडर काम करते थे। एक दूसरे के फेस्टिवल साथ में एंजॉय करना ही मुंबई अंडरवर्ल्ड की खासियत थी। लेकिन इंडिया से बाहर निकलने के बाद और ISI जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट में आने के बाद दाऊद और दूसरे गैंग रिलीजियस ग्राउंड पर अलग होने लगे। 1993 ब्लास्ट चेंज्ड मुंबई एंड अंडरवर्ल्ड, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि कम्युनलिज्म ने अंडरवर्ल्ड में पूरी तरह से पैर फैला लिए। दोस्तों, अंडरवर्ल्ड के डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह 1993 में हुए मुंबई सीरियल ब्लास्ट भी है, जिसने मुंबई पुलिस और सेंट्रल एजेंसीज को सबक सिखाने का काम किया। 2 घंटे 10 मिनट के अंदर एक के बाद एक 12 धमाके हुए, जिसमें 257 लोग मारे गए और 1300 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए। ये ब्लास्ट बाबरी डिस्प्यूट स्ट्रक्चर को गिराने का बदला लेने के लिए किए गए थे। दरअसल बाबरी डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर गिरने के बाद मुंबई में काफी राइट्स हुए, जिसके बाद दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेनन, मोहम्मद दोसा और मुस्तफा दोसा ने बदला लेने के लिए मुंबई में ब्लास्ट कराने का प्लान बनाया था। वैसे तो इन सीरियल बम ब्लास्ट के पीछे कई बॉलीवुड स्टार्स का भी नाम सामने आया था, लेकिन ब्लास्ट के बाद रील से रियल लाइफ के खलनायक बने संजय दत्त। दरअसल संजय दत्त को अबू सलेम और रियाज सिद्दीकी से AK-56 राइफल्स और कारतूस की डिलीवरी लेने, उन्हें रखने और फिर डिस्ट्रॉय करने का दोषी माना गया था, जिसके बाद 31 जुलाई 2007 को टाडा कोर्ट ने संजय दत्त को 6 साल की सजा सुनाई। हालांकि संजय दत्त ये दलील देते रहे कि उन्होंने परिवार की सेफ्टी के लिए ये हथियार अपने पास रखे थे। उन्हें इन बम धमाकों के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। दोस्तों, संजय दत्त की ये दलील काम नहीं आई और उन्हें सलाखों के पीछे जाना ही पड़ा। हाँ, ये अलग बात है कि वो टाइम पर पैरोल लेकर बाहर की हवा खाने जरूर आते रहे। दोस्तों, मुंबई ब्लास्ट से पहले इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज में कोई तालमेल नहीं था, लेकिन हमले से न सिर्फ महाराष्ट्र पुलिस ने सबक लिया, बल्कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज IB, रॉ और CBI का भी लोकल पुलिस के साथ तालमेल बढ़ा। वहीं 1993 के मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के बाद छोटा राजन दाऊद से अलग होकर अपना अलग गिरोह चलाने लगा। खुद को हिंदू डॉन साबित करने के लिए उसने बॉम्ब ब्लास्ट के उन आरोपियों की हत्याएं करवानी शुरू की जो कि जमानत पर बाहर थे। उधर छोटा शकील ने भी पलटवार किया और दंगों के आरोपी शिव सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। आए दिन शहर की सड़कों पर खून की होली खेली जा रही थी। गैंगस्टर, बिल्डर्स, बिजनेसमैन और फिल्म मेकर्स का मर्डर कर रहे थे। और हद तो तब हो गई जब मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस से महज 100 मीटर की दूरी पर एक कपड़ा कारोबारी का छोटा शकील गैंग ने मर्डर कर दिया। मकोका एक्ट 1999। मर्डर पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के पास हुआ था तो एक्शन होना तो लाजमी था। फिर क्या, मुंबई गवर्नमेंट ने अंडरवर्ल्ड के खात्मे के लिए मकोका एक्ट यानी कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट पास किया। मकोका एक्ट पास होते ही मानो मुंबई पुलिस की पावर दोगुनी हो गई। मुंबई पुलिस सीरियल ब्लास्ट की वजह से पहले से ही एग्रेशन में थी। ऐसे में जब मकोका पास हुआ तो मुंबई में गैंगस्टर के एनकाउंटर्स का ऐसा दौर शुरू हुआ कि हर कोई देखता रह गया। ऐसा कहा जाता कि हर दिन पुलिस कई एनकाउंटर्स को अंजाम दिया करती थी। इस दौरान एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक, विजय सालस्कर, प्रदीप शर्मा और सचिन वाजे जैसे अच्छे ऑफिसर सामने आए, जिन्होंने लोगों को ये विश्वास दिलाया कि पुलिस और कानून आज भी जिंदा है। एनकाउंटर इन मुंबई। वैसे तो इन सभी एनकाउंटर्स की एक ही कहानी होती थी, जो ये थी कि सोर्स मिलने पर पुलिस बताए गए ठिकाने पर रेड डालती थी। गैंगस्टर से सरेंडर करने को कहा जाता, लेकिन ये गुंडे पुलिस पर ही फायरिंग कर देते। ऐसे में पुलिस सेल्फ डिफेंस करते हुए इन गैंगस्टर को शूट कर देती। दोस्तों, अपनी इस रटी रटाई स्टोरी सुनाने की वजह से पुलिस पर भी कई सवाल उठे। पुलिस एनकाउंटर की इस अनडिक्लेयर्ड स्ट्रेटजी पर उंगलियां भी उठी। यही नहीं, इसे एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल किलिंग्स तक का नाम दिया गया। पुलिस पर एलिगेशंस लगे कि शूटआउट के चक्कर में कई इनोसेंट भी मारे गए। यही नहीं, कई पुलिस वाले तो ऐसे भी थे जिन पर न सिर्फ फेक एनकाउंटर्स करने का एलिगेशन लगा, बल्कि उन्हें सलाखों के पीछे तक जाना पड़ा। फिर फेक एनकाउंटर्स का पता लगाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक कमेटी बनाई और इस कमेटी ने कोर्ट को 223 पन्नों की अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें पुलिस को ये गाइडलाइंस दी गई कि एनकाउंटर की कंडीशन में पुलिस को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। पुलिस शार्प इट्स इंटेलिजेंस सिस्टम।
एक तरफ मुंबई में ताबड़तोड़ एनकाउंटर्स चल रहे थे तो दूसरी तरफ पुलिस अपने इंटेलिजेंस सिस्टम को भी शार्प कर रही थी। गैंगस्टर का पता लगाना इतना आसान नहीं था क्योंकि ये बार बार अपना ठिकाना जो बदलते थे। ऐसे में पुलिस ने अपना कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया ताकि सेकेंड्स में फॉरेन से गैंग ऑपरेट कर रहे माफियाओं का प्लान पता चल सके। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पुलिस को गैंगस्टर्स की प्लानिंग पहले से ही पता चलने लगी और देखते ही देखते अंडरवर्ल्ड की जड़ें मुंबई से उखड़ने लगी। फिर एक ऐसा टाइम आया जब गैंगस्टर ने मुंबई को छोड़ देने में ही अपनी भलाई समझी और जिन्होंने ऐसा नहीं किया वो या तो सलाखों के पीछे पहुंच गए या फिर सीधा ऊपर। तो दोस्तों कहा यह जा सकता है कि अब लोगों को स्पेशली फिल्म मेकर्स और बिजनेसमैन को अंडरवर्ल्ड से धमकी भरे फोन आने बंद हो गए हैं। साथ ही मुंबई में फैले अंडरवर्ल्ड के लोग भी अब इनएक्टिव हो गए हैं। हालांकि कुछ लोकल गैंगस्टर जैसे रवि पुजारी गैंग मुंबई पर एक बार फिर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मुंबई पुलिस की कोशिशों का ही नतीजा है कि ये गैंग्स आज भी बैकफुट पर ही हैं। उधर कई ब्लास्ट और अंडरवर्ल्ड को झेलने के बाद भी मुंबईकर्स की स्पिरिट वैसी की वैसी है। मुंबई न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी है बल्कि डेवलपमेंट के रास्ते पर भी चल रही है। तो दोस्तों ये थी कहानी मुंबई में अंडरवर्ल्ड के राइज और डाउनफॉल की। आपको ये वीडियो कैसी लगी और अंडरवर्ल्ड के खात्मे के लिए किए गए मुंबई पुलिस के अंधाधुंध एनकाउंटर्स पर आपकी क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत, मैं फिर लौटूंगा ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।